प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आइए राजयोग 8 में, राजयोग संबंधी चैप्टर में 8वें सूत्र की हम चर्चा करते हैं। और उससे पहले यदि इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि अगली आने वाली वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाए। और यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देंगे। ये राजयोग से संबंधित श्लोक 8वां है और ये वर्तमान जीवन में अति महत्वपूर्ण है। और इस राजयोग को हम इस संबंध में लेंगे जो प्राचीन काल में छोटे छोटे राजा हुआ करते थे और बहुत राजा हुआ करते थे। आज वह स्थिति नहीं है, फिर भी आज भी एसटीएम पूरे देश में बहुत हैं, आज भी ऊंचे ऊंचे अधिकारी बहुत हैं, डीएम बहुत हैं, राजनेता बहुत अधिक हैं। और प्राइवेट सेक्टर में भी जो 20 लाख के, जो 10 लाख से ऊपर वार्षिक पैकेज में हैं, उनको राजयोग के तौर पे ही देख लीजिए। क्योंकि वर्तमान जीवन में रोजगार की महती कमी है और जिसको नौकरी पाना है और अच्छी नौकरी पाना है, और यह सभी विद्यार्थियों को इसकी लालसा है कि वो पठन पाठन करने के बाद कंपटीशन आदि की तैयारी कर रहा है तो उसे अच्छी नौकरी प्राप्ति हो। तो जिस नौकरी में अधिकार मिलते हों और अच्छे धन की प्राप्ति हो और सम्मान भी मिलता हो, वह सब राजयोग के अंतर्गत आ जाता है। तो इस प्रकार से ये अति महत्वपूर्ण है। और आइए 8वें श्लोक की चर्चा करते हैं। 8वां श्लोक कह रहा है कि अश्विन्या मुदय गतो भृगोर ग्रहेन्द्रैस्तश्चेत् जनयति भूपतिं जितारिं नीचार्यो गृहं यहाय वित्त संस्थौ लग्नेशः सह कविना बली च भूपम। पहला सूत्र यह कह रहा है, इसमें दो भाग हो गया। पहले सूत्र पे ध्यान दीजिए कि यदि लग्न में ही शुक्र बैठा हो, अर्थात ये हॉरोस्कोप है और यहाँ पर इस लग्न में ही शुक्र बैठा हो और अश्वनी नक्षत्र हो, अर्थात शुक्र अश्वनी नक्षत्र में होकर लग्न में बैठा हो और उसे 3 ग्रह देख रहे हो। अब 3 ग्रह कहीं से देख रहे हो, शनि यहाँ से देख रहा हो तो भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ ये नहीं है कि शनि पीड़ित करेगा, मित्र है, शत्रु है, यहाँ कोई शर्त नहीं है। बस अश्वनी नक्षत्र है, लग्न में शुक्र है और साथ 3 ग्रह इसे देख रहे हों तो यह अपने आप में एक राजयोग बन जाता है। अब इसमें पुराने वाले श्लोकों को भी ले लीजिए कि महर्षि पराशर का भी कथन है कि लग्न को जितने भी ग्रह देख रहे हों वो राजयोग कारक होते हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने एक सूत्र देखा है कि दिग्बली ग्रह हों तो वो राजा बना देते हैं। तो उसी प्रकार से अब 3 ग्रह इसको देख रहे हो तो कहाँ से, शुक्र लग्न में हो गया। अब इसको 3 ग्रह कहाँ से, या तो गुरु यहाँ से देख लेगा, गुरु यहाँ से देख लेगा, तो गुरु सर्वाधिक शुभ ग्रह है और यहाँ से भी देख ले तो वो परम राजयोग कारक हो ही जाता है। और साथ में शुक्र पे दृष्टि पड़ रही है शुभ ग्रह की। अब चलिए, सप्तम भाव में जो भी स्थित होगा वो लग्न को देखेगा। तो यहाँ पे किसी भी ग्रह को बैठा लीजिए। अब 3 ग्रह जब बैठा लेंगे तो एक शुक्र यहाँ हो ही गया, अब एक गुरु हो गया, बुध हो गया, मंगल हो गया, शनि हो गया, चंद्रमा हो गया। अब चंद्रमा को बैठा लेंगे तो गजकेसरी योग भी हो जाएगा। गुरु को बैठा लेंगे, सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं, 2 ग्रह केंद्र में हो जाएंगे। ये अपने आप में जानते हैं कि यदि शुक्र हजारों दोषों का समन केंद्र में कर देता है, कुंडली में अन्य दुर्योग जो हों, गुरु केंद्र में हो तो वो जो है लाखों दोषों का समन कर देता है। तो यहाँ तक कि बाला अरिष्ट आदि योगों को भंग कर देते हैं। अरिष्ट भंग अध्याय में जितने भी जो अरिष्ट बताए गए हैं तो उनका भंग हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप ये पहले श्लोक को देख लीजिए। देखना क्या है, सीधा सरल है, हम विस्तार में नहीं जाते हैं। शुक्र अश्विनी नक्षत्र का हो यह देख लेना है और इसको 3 ग्रह कहीं से पूर्ण दृष्टि से देख रहे हो तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा राजयोग है। दूसरे श्लोक में आते हैं। दूसरा श्लोक यह कह रहा है कि किसी भी लग्न की कुंडली हो और दूसरे भाव में यहाँ पर शुक्र और लग्नेश एक साथ हो, यानी कोई भी लग्न हो तो लग्नेश और शुक्र, कविना मतलब ये शुक्र होते हैं, तो लग्नेश सह कविना बली च भूपम।
तो लग्नेश और शुक्र दूसरे भाव में हो, और दूसरा शर्त इसमें पूरी होनी चाहिए कि ये दूसरे भाव की जो राशि आएगी वो इस लग्नेश की नीच राशि न हो, शत्रु राशि न हो, और शुक्र की भी नीच या शत्रु राशि न हो। तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा राजयोग है, और ऐसा जातक बहुत बलवान होगा और भूप के सदृश अर्थात राजा के सदृश्य हो जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि शुक्र एक शुभ ग्रह है, काल पुरुष में द्वितीय भाव का स्वामी भी होता है। अब कोई भी यहाँ लग्न बैठा लीजिए, मान लीजिए मेष ही लग्न है, मेष ही लग्न है, एक तो मंगल हो गया और दूसरे में यहाँ पे शुक्र को बैठा लेना है, तो मंगल धन शुक्र दूसरे में युति हो गई। अब देख लीजिए शुक्र स्वगृही हो गया, शुक्र स्वगृही हो गया, लग्नेश है, लग्नेश जिस भाव में जाता है उस भाव के स्वामी के अनुसार फल करेगा, लग्नेश स्व फल करेगा। अब मंगल यहाँ पर स्वगृही है, तो अब ये राजयोग क्यों नहीं हो जाएगा? इस जातक की वाणी अच्छी होगी, जातक का कुटुंब अच्छा होगा, जातक अब यहाँ से 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा 7, तो जातक का दाम्पत्य सुख काफ़ी अच्छा होगा, जातक को व्यापार आदि से लाभ मिलने की भरपूर संभावना होगी। अब ये दूसरे एंगल से देखेंगे तो बातें दूसरी हैं, यहाँ पे सिर्फ राजयोग के एंगल से ही देखिए तो ये एक बहुत बड़ा राजयोग है, क्योंकि इनकी दृष्टि मंगल की पड़ जाएगी। यहाँ पे लग्नेश की है तो 1, 7, 8 और 9, ये 9 होता है, तो मंगल की दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी ये, और शुक्र के प्रभाव में। तो अब मंगल या शुक्र की जो भी दशाएं आएंगी वो उत्तम होंगी और यह भी एक राजयोग होगा। तो फिर से संक्षिप्त रूप से हम देखते हैं ये क्या कह रहा है। शुक्र कह रहा है कि शुक्र शनि नक्षत्र में होकर के केंद्र में हो, उसको 3 ग्रह कहीं से कुंडली में देख रहे हो तो एक बहुत बड़ा राजयोग है। दूसरा हमने देखा कि लग्नेश शुक्र के साथ दूसरे घर में हो और दूसरे घर की जो राशि है वो शुक्र और मंगल यानी जो लग्नेश है, लग्नेश और शुक्र की नीच या शत्रु राशि नहीं होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा कठिन शर्त है, इसलिए ये दूसरा वाला जो राजयोग है ये कई जगहों पे भंग हो जाएगा। अब यहाँ पे तो नहीं भंग हुआ, मान लीजिए यहाँ पे 3 होता, यहाँ पे 3 होता और यहाँ पे 4 हो जाता, तो ये नहीं अप्लाई होगा। बुध यहाँ पे आएगा, शत्रु राशि हो जाएगी लग्नेश की, और यहाँ पे शुक्र की भी शत्रु राशि होगी, ये अप्लाई नहीं होगा। दूसरा वाला सूत्र यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसी प्रकार से यहाँ पे 4 यदि होता है और यहाँ पे 5 होता है तो ये शुक्र की शत्रु राशि हो जाएगी, यहाँ पे भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। 5वीं राशि है सूर्य, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। शुक्र की शत्रु है और सूर्य के लिए भी है, बुध की राशि सम राशि है, तो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। 6 नंबर की राशि है, यहाँ पे 7 नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पे शुक्र पुनः स्वगृही हो जाएगा, बुध मित्र राशि में आ जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। ये दूसरा सूत्र। 7 नंबर में आइए, तो 7 नंबर में जब आएंगे तो यहाँ 8 नंबर हो जाएगा और शुक्र यहाँ आएगा और मंगल स्वगृही तो मंगल स्वगृही रहेगा और शुक्र यहाँ पे आकर के, शुक्र की तो वो शत्रु राशि होगी तो उतनी अच्छी प्रकार से तो लागू नहीं होगा, फिर भी कुछ हद तक स्थिति ठीक है। लग्नेश दूसरे भाव में है, 2 भाव का पति वहीं है, तो लग्नेश वहाँ आ गया, फिर भी मान लीजिए थोड़ा सा पहले वाले से कम, लेकिन मान लीजिए लागू हो जाएगा। और 8वें में आ जाइए, 8वें में आ जाएंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे शुक्र की शत्रु राशि हो जाएगी, फिर भी शुभ ग्रह की राशि है और मंगल की मित्र राशि है, तो यहाँ कुछ हद तक यहाँ भी लागू हो जाएगा। 10 में आइए तो 11 हो जाएगा। अब यहाँ से शनि स्वगृह में रहेगा, मंगल मित्र राशि में बहुत अच्छी प्रकार से लागू होगा। और 11 में आइए, 11 में जब आएंगे तो 11 में क्या हो जाएगा, 11 यहाँ 12 हो जाएगा। शुक्र की उच्च राशि है और शनि यहाँ पे आएगा सम राशि में, बहुत अच्छी प्रकार से लागू होगा। और यहाँ पे 12 आ जाइए तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे लग्नेश मित्र राशि में आ जाएगा, शुक्र यहाँ पे शत्रु राशि में आएगा, तो अच्छी प्रकार से यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि मेष शुक्र की शत्रु राशि तो अच्छी प्रकार से लागू नहीं होगा। यहाँ
जब 11 था 10 था तो बहुत अच्छी प्रकार से लागू हो गया। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि शुक्र और लग्नेश अर्थात मिथुन में लग्नेश जाकर के शत्रु राशि में चला जाएगा तो लागू तो नहीं होगा, कन्या में लागू हो जाएगा। तो कन्या में बेहतर पोजीशन में लागू होगा और 2 से 3 हो जाएगा। तो वृष लग्न में बेहतर प्रकार से लागू होगा। इसी प्रकार से आपने देखा कि मकर और कुंभ में अच्छी प्रकार से लागू हो गया। और यहाँ पे आएंगे 7 और 8, 7 में भी अच्छी यानी तुला लग्न में भी अच्छी प्रकार से लागू हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको सूत्रों को समझना है और सूत्रों को समझेंगे तो हमें ये एक उत्तम मार्गदर्शन मिलेगा। और केवल हाँक लेने से, पुराने शास्त्रों में नहीं जाएंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे और सिर्फ ऊपर ऊपर घूमते रह जाएंगे। जो बहुधा यहाँ पर यूट्यूब पे केवल कारक मारक और भाव भावेश पे ही सारा का ज्योतिष समाप्त कर दिया जाता है, उतने से ही पूरा ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष बहुत ही विशद और व्यापक सब्जेक्ट है और इसके लिए टेक्स्ट बुकों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। जिस प्रकार से IIT की तैयारी करनी हो, जिस प्रकार से मेडिकल की तैयारी करनी हो, नीट की तैयारी करनी हो, आप कितने ही अच्छे कोचर के पास चले जाएं, फिर भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो की जो मोटी मोटी टेक्स्ट बुकें हैं उसकी नितांत आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार से यदि आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो टेक्स्ट बुक, और टेक्स्ट बुकों में पराशर होरा शास्त्र और उसके बाद से फल दीपिका, उसके बाद से अन्य ग्रंथों का नाम आता है। तो ये बहुत ही आधारभूत पुस्तकें हैं, इनको आपको अवश्य ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें, नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक कर दें। और बहुत बहुत धन्यवाद।